हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अपन पढ़ रहे थे और ये सेकंड लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर भी इस चैप्टर का। ठीक है, थोड़ी देर के अंदर इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं अपन, है ना। तो अपन ने ये समझो कि ऑलमोस्ट जो समझने वाला जो पार्ट था थोड़ा सा इसके अंदर वो अपन ने कर लिया लास्ट लेक्चर के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा 5 मिनट का है समझने वाला, बाकी फिर बहुत ही ईजी आ जाने वाला है ना। तो चीज़ें बहुत ईजी हैं इसके अंदर, चैप्टर के अंदर काफ़ी ईजी चैप्टर है और NCERT है पूरा। तो पढ़ते हैं। और ये पहले मैं बता दूं, ये इंग्लिश मीडियम की क्लास है, तो हिंदी मीडियम वाले जो आ गए हैं इस वीडियो पर, हिंदी मीडियम की क्लास जो है वो दूसरी आएगी, अलग आएगी इससे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। कल अपन ने पढ़ लिया था यार, लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट तक अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, ये यहाँ तक पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर अपन ने पहला पढ़ लिया था लेटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। अब अपन दूसरा पढ़ेंगे इसके अंदर, कौन सा? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। सबसे पहले तो ये दिया किसने? ये जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है, ये सबसे पहले तो दिया किसने? ये दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। ठीक है, एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, इन्होंने ये दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, है ना। तो ये क्या है? जर्मन नेचुरलिस्ट है और जियोग्राफर है। ठीक है, तो ये घूम रहे थे यार साउथ अमेरिका की जो जंगल है वहां पर घूम रहे थे, वहां उस एरिया में घूम रहे थे ये। तो इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जितना आप एरिया बढ़ाते जाओगे ना उतनी ज्यादा स्पीसीज बढ़ती जाएंगी। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो किसी को लगता है कि मेरे वाला तो बस इससे, इस लड़के से बेटर तो कोई है ही नहीं, इससे ज़्यादा सुंदर तो कोई बना ही नहीं। कोई क्लास में आप बैठे हो, मान लो 10वीं 11वीं क्लास के आप हो, ठीक है, 12वीं क्लास के हो, क्लास में बैठे हो और मान लो 30-35 बच्चों की क्लास है और उसके अंदर आपको लगता है कि मेरे वाले से बेटर तो कोई दिख ही नहीं सकता, ये तो मोस्ट हैंडसम है। और ऐसे ही लड़कों के लिए कि मेरे वाले से बेटर तो कोई दिख ही नहीं सकती, ये तो मोस्ट ब्यूटीफुल है, हैंडसम बोले, मोस्ट ब्यूटीफुल है, इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। तो ये आपकी गलतफहमी हो जाती है। क्यों? जैसे ही आप उस 30-35 बच्चों की क्लास से आप बाहर निकलते हो, ठीक है, अपना एरिया थोड़ा सा बढ़ाते हो, तो आपकी जो गलतफहमी है वो दूर होने लगती है कि नहीं भैया हम गलत थे और जो जिस इंसान को अपन मोस्ट ब्यूटीफुल समझ रहे थे उससे ब्यूटीफुल भी है। और जैसे आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो उसके बाद में तो आपके सारे भ्रम टूटने लगते हैं कि भैया मतलब ब्यूटी तो एंडलेस है, कि मतलब उसकी कोई कमी नहीं है। तो यही बात अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट बोल रहे थे कि भैया जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ती जाएंगी। मान लो आप एक एरिया ले रहे हो, 1 किलोमीटर का एरिया ले रहे हो और उसके अंदर मान लो 20 स्पीसीज है, ठीक है, तो आप उसी एरिया को 1 किलोमीटर वाले एरिया को 10 किलोमीटर का एरिया बढ़ाओगे तो स्पीसीज बढ़ेंगी। ठीक है, तो जितना आप एरिया बढ़ाओगे उतनी ज्यादा स्पीसीज बढ़ती जाएंगी। ये बात बोल रहे थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। ठीक है, फिर उन्होंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बीच में। ये कुछ इस प्रकार का आया इसमें, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया। ठीक है, इसका जो इक्वेशन है वो आपको याद रख लेनी है भाई, ये ठीक है, S = CA की पावर Z। ठीक है, अरे भाई इसमें अपन को मैथ्स ये घुसना नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पूछेगा आपसे इस बारे में कुछ नहीं पूछेगा कि इसमें यहाँ वैल्यू भर दो, यहाँ वैल्यू भर दो, लोग लगा के वैल्यू भर दो, कुछ नहीं पूछेगा। ये NCERT का डायग्राम है, अगर इसको अपन लोग लगा के करें, लोग स्केल पर करें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है। कुछ टेंशन नहीं लेनी है आपको, बताऊंगा क्या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें आपको नहीं घुसना है ना, कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको कुछ भी। एस का मतलब क्या है? स्पीसीज रिचनेस को दर्शा रही है एस। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर? एरिया। ठीक है, और जेड क्या है यहाँ पर? रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर बात करते हैं कि जेड की जो वैल्यू है वो आपको याद रख लेनी है। किसके लिए याद रखनी है भाई? कोई अपन कंट्री की बात करें तो कोई छोटे एरिया के लिए जेड की वैल्यू अलग आएगी और कोई बड़ा एरिया होगा उसके लिए जेड की वैल्यू अलग आएगी। तो छोटा एरिया मान लो एक देश है, ठीक है, एक देश है, तो उसके लिए जो जेड की वैल्यू है वो कम आएगी। तो आप बोलोगे भाई देश कब से छोटा एरिया होने लग गया? तो मैंने कहा कि देश को, किसी कंट्री को जब आप कॉन्टिनेंट से जब आप उसको कंपेयर करते हो तो यार कंट्री कॉन्टिनेंट से तो छोटी होती है ना। तो कंट्री कम एरिया है, कॉन्टिनेंट में तो बहुत सारी कंट्री आती है तो बहुत बड़ा एरिया होगा ना। तो अगर बड़ा एरिया तो उसके लिए जेड की वैल्यू अलग आएगी और छोटा एरिया तो उसके लिए जेड की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, बस आपको वैल्यूज याद रख लेनी है। अरे यार क्या जेड है, कुछ मतलब नहीं है उस चीज का ना। अगर आप ये आपको नहीं देगा कि भाई यहां पर वैल्यू पुट करके आपको सोल्व करना, नहीं करवाना सोल्व, कुछ नहीं करवाएगा आपसे सोल्व। बस ये ध्यान में रखो, अगर कंट्री लेवल पर बात हो ना, कंट्री लेवल पर बात हो तो जेड की वैल्यू क्या रहेगी? 0.1 to 0.2। ठीक है, 0.1 से 0.2 इसकी वैल्यू रहेगी जेड की। और अगर कॉन्टिनेंट लेवल की बात आ जाए ना तब जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6 to 1.2। बस ये वैल्यू याद रख लेना, काम बन जाएगा आपका। ठीक है,
वापस बोल रहा हूँ, किसी छोटे एरिया के लिए वैल्यू कम आती है और किसी बड़े एरिया के लिए वैल्यू ज्यादा आती है। तो कंट्री यहां पर छोटा है किसके कंपेयर में, कॉन्टिनेंट के कंपेयर में तो छोटा ही है, ठीक है, कंट्री छोटी है। तो कंट्री की के लिए जेड की वैल्यू क्या रहेगी, 0.12 0.2 रहेगी, और वही बात करूं कॉन्टिनेंट की तो 0.62 1.2 वैल्यू रहेगी, है ना। अब एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है उसके लिए जेड की वैल्यू क्या रहेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किसके लिए, फ्रूगिवोरस जो बर्ड्स हैं, फ्रूगिवोरस जो बर्ड्स हैं मतलब ऐसे बर्ड्स जो फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, फ्रूट ईटिंग जो बर्ड्स हैं, और ममल्स, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फ्रूगिवोरस बर्ड्स और ममल्स, ठीक है, ये किसके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, इनके लिए जेड की वैल्यू क्या रहेगी भाई, वो रहेगी 1.15। ये वैल्यू एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखी है कि भाई फ्रूगिवोरस बर्ड्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की फ्रूगिवोरस बर्ड्स और ममल्स के लिए क्या वैल्यू रहती है, तो आपको बता देना जेड इज इक्वल्स टू 1.15, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस इतना आपको याद रखना है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया किसने, वो आपको पता होना चाहिए। ये कैसा शेप आता है, ये कैसा किस प्रकार का आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी होती क्या है वो अपन कर चुके हैं ना, लेकिन अब यार अपने दिमाग में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है भाई इसकी इंपोर्टेंस क्या है वो बताओ हमें तो, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है भाई, बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक है, अलग अलग ज्यादा स्पीसीज होंगी तो ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है भैया, ठीक बात होती होगी, लेकिन इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है वो बताओ हमें तो इसके लिए दो साइंटिस्ट हैं यार, एक डेविड टिलमान और एक है पॉल अर्लिख, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन दोनों ने मिलकर अलग अलग बातों से, डेविड टिलमान ने अपना अलग तरीके से बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, और वहीं पॉल अर्लिख ने एक अलग एग्जांपल से कंपेयर करके इसको बताया कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। पहले बात करते हैं डेविड टिलमान। डेविड टिलमान क्या बोलते हैं कि भैया जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी ना उतना ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम अपन को मिलेगा। मतलब ये बात है कि कोई एक जगह है उसके अंदर डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी ना उतना बढ़िया वो इकोसिस्टम होगा, उतना ज्यादा वो स्टेबल इकोसिस्टम होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई एक इकोसिस्टम है उसके अंदर जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी ना उतना ज्यादा वो स्टेबल इकोसिस्टम होगा। मतलब उस इकोसिस्टम के अंदर उतार चढ़ाव आपको कम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी पर ईयर इज लेस, तो मैंने बता दिया स्टेबल इकोसिस्टम वही होता है जिसके अंदर वेरिएशन जो है आपको उतार चढ़ाव जो है वो कम देखने के लिए मिले, ठीक है। और ऐसे जो इकोसिस्टम है, जो स्टेबल इकोसिस्टम होते हैं ना वो रेजिस्टेंट होते हैं डिस्टर्बेंस, ठीक है, वो इजीली डिस्टर्ब नहीं होते। मतलब कोई ऐसा इकोसिस्टम है जो बढ़िया क्या है, स्टेबल इकोसिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर डाइवर्सिटी ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, इस वजह से वो स्टेबल इकोसिस्टम है। तो स्टेबल इकोसिस्टम जो है वो इतनी आसानी से वो क्या है डिस्टर्ब नहीं होता। मान लो आपने कोई एक पेड़ काट दिया वहां जाके, तो वो ऐसा नहीं एक पेड़ से उसको कोई भारी फर्क पड़ जाएगा, नहीं, ऐसे एक भारी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो स्टेबल इकोसिस्टम है। आप किसी एक जानवर को आपने मार दिया, मारना नहीं बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, तो वो ज्यादा कोई भारी फर्क नहीं पड़ेगा स्टेबल इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। ये या फिर कोई नेचुरल कोई जैसे नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे फ्लड आ गई, ठीक है, तो इनसे कोई भारी ज्यादा नुकसान होता नहीं है। क्यों नहीं होता भाई, वही रीजन है, स्टेबल इकोसिस्टम है, ठीक है। रेजिस्टेंट टू एलियन एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेजन, कोई बाहर से कोई दूसरी स्पीसीज है, मतलब कोई एक एरिया में ये इकोसिस्टम है जो स्टेबल है, मान लो 10 किलोमीटर का एरिया है उसके अंदर ये स्टेबल इकोसिस्टम बना हुआ है, कोई बाहर से कोई दूसरी स्पीसीज उस स्टेबल वाले इकोसिस्टम के अंदर घुस गई तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। मान लो कोई शेर बाहर से आया वो घुस गया तो वो खा जाएगा, मान लो 2-3 हिरणों को खा जाएगा, तो उसको कोई खास फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि स्टेबल इकोसिस्टम है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। चलो ये बात करी डेविड टिलमान ने। फिर डेविड टिलमान के बाद में एक साइंटिस्ट थे पॉल अर्लिख, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस। ये रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस क्या बताती है, ये भी बताती है कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीज ये एक्सप्लेन करती है। कैसे करती है, पॉल अर्लिख साहब जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया किसकी हेल्प से, एरोप्लेन की मदद से इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे एरोप्लेन है, और देखी तो सबने होगी चील गाड़ी, ठीक है, तो एरोप्लेन है, एरोप्लेन के अंदर भाई सीट भी लगी हुई है, उसके अंदर दरवाजे भी हैं, सारी चीजें ना, खिड़कियां भी हैं। तो क्या हुआ कि भाई एक कोई बैठा एरोप्लेन के अंदर और उसने सोचा कि अबे ये देखो अपनी आदत तो होती है ना कि अपन कुछ न कुछ उठा के तो करते हैं, कुछ न कुछ फालतू की हरकत तो खरीदते हैं। तो एक बैठा था, उसने सोचा कि कोई नहीं देख रहा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसका जो सीट का कवर है ना वो निकाल के और ले आया, ठीक है। पता नहीं चला भाई, सीट का कवर बैग में डाल लाया, ठीक है, और पता नहीं चला।
तो एरोप्लेन को खास नुकसान होगा क्या? अरे नहीं होगा, कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, फ्लाइट तो उड़ती रहेगी, एरोप्लेन उड़ती रहेगी, भाई सीट का कवर निकालने से एरोप्लेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि यार बढ़िया बात हो गई है। तो दूसरी बार वो गया, उसने क्या किया, सीट जो थी उसके नट खोल दिए, उसने जो उसके जो नट बोल्ट थे वो खोल दिए, ठीक है, ले आया नट बोल्ट खोल के। कोई फर्क पड़ा क्या एरोप्लेन के? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उड़ने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, वो उड़ती रहेगी। फिर अगली बार वो गया, उसने वो सीट उठाकर ले आया। अरे कोई फर्क पड़ेगा क्या एरोप्लेन के? उड़ने में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे करते करते सबने फिर देखा देखी में क्या किए, उस जो एरोप्लेन थे उसके जो हिस्से जो है वो खोल खोल के लेके जाने लग गए। जब तक वो अंदर के हिस्से खोल रहे थे, एरोप्लेन के जो अंदर का सामान है वो निकाल के ले जा रहे हैं, तो उससे एरोप्लेन के उड़ने पर कोई फर्क खासा नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन वो ऐसे खोलते खोलते ले जाएंगे तो अंदर का सारा सामान खुल जाएगा, उसके बाद में वो आएंगे, बाहर का टारगेट बनेगा उनके, भाई बाहर की वाली चीजें खोलेंगे अब तो बाहर वाली चीज जब वो खोलने लग जाएंगे तो मान लो जिस दिन वो जो एरोप्लेन के जो पंख हैं उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो पुर्जे हैं, अगर वो खोलने लग गए, एरोप्लेन के जो पार्ट हैं वो खोलने लग गए, पंख वाले पार्ट अगर खोलने लग गए, उस दिन एरोप्लेन की दिक्कत आएगी, उस दिन वो उड़ नहीं पाएगी, है ना। तो इसको कंपेयर किया है पोल अर्लिख साहब ने कि भैया एरोप्लेन को आप समझो इकोसिस्टम समझो। आप क्या समझो? इकोसिस्टम है। एरोप्लेन क्या है? इकोसिस्टम। और एरोप्लेन के जो अंदर जो चीजें जो पार्ट्स लगे हुए हैं ना वो क्या है? स्पीसीज हैं। ऐसे कंपेयर किया है कि एरोप्लेन को क्या समझो आप? इकोसिस्टम है, ठीक है। और जो एरोप्लेन के अंदर जो पार्ट्स लगे वो क्या है? स्पीसीज हैं, ठीक है। तो आप एक स्पीसीज को खत्म करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप दूसरी स्पीसीज को खत्म करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टार्टिंग में, तीसरी को खत्म करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टार्टिंग में। लेकिन जिस दिन आप किसी एक की स्पीसीज को खत्म कर दोगे ना, की स्पीसीज कौन? जैसे जो एरोप्लेन के अंदर पंख बताया ना मैंने आपको, वैसे ही एक इकोसिस्टम के अंदर एक की स्पीसीज होती है। अगर आप उस की स्पीसीज को जिस दिन खत्म कर दोगे तो आपका इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, वो खत्म होने लग जाएगा। तो पोल अर्लिख साहब ने इसकी इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करी है। तो एरोप्लेन को क्या समझो? इकोसिस्टम है। जो रिवट है, रिवट क्या बोलते हैं? रिवट किसको बोल रहे हैं? एरोप्लेन के जो पार्ट्स होते हैं ना उनको रिवट बोलते हैं, जो उन रिवट से मिलकर ही एरोप्लेन को बनाया जाता है। तो रिवट क्या है? स्पीसीज है, ठीक है। रिवट ऑन विंग, विंग के जो पार्ट्स हैं, एरोप्लेन के जो पंख हैं उसके जो पार्ट्स है ना वो क्या है? कीस्टोन स्पीसीज है। ये कीस्टोन स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। अगर वो नष्ट हो गई, वो जिस दिन विलुप्त हो गई ना, उस दिन इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो कीस्टोन स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती हैं? थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपकी हो सकती हैं लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, और आपका वोल्फ हो गया। तो ये सारी स्पीसीज जो है वो कीस्टोन स्पीसीज इनको माना गया है। अब बात कर ली तो अपन ने बात कर ली कि इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं अपन लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो कैसे रहा है? आप भैया अपन को पता है कि बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है धीरे धीरे, लेकिन ये बायोडायवर्सिटी खत्म कैसे हो रही है? लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हो कैसे रहा है? तो वो देखो भाई, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी अपन पढ़ते हैं। तो आईयूसीएन अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आईयूसीएन जो है उसने एक रिपोर्ट निकाली, रेड लिस्ट, ठीक है। आईयूसीएन की एक रिपोर्ट आई, किस नाम से? रेड लिस्ट निकाली उसने, ठीक है। रेड लिस्ट में क्या क्या था? एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन कौन सी हैं, ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वो उस लिस्ट में था। और क्या था उस लिस्ट में? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन सी हैं। एक तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन कौन सी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनका डेटा था उस लिस्ट में। दूसरा क्या चीज थी उसके अंदर कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सी, ऐसी स्पीसीज जो बस अभी एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो वो जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट थी उसके अंदर पहली चीज क्या थी? एक्सटिंक्ट स्पीसीज का सारा डाटा था। उसके अलावा भाई ये स्पीसीज आपकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। दूसरे पन्ने पर क्या रिपोर्ट थी? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब ये स्पीसीज अब विलुप्त होने वाली हैं, ठीक है। वो वाली स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली, क्रिटिकली एंडेंजर्ड अभी है लेकिन हो जाएंगी। दूसरी फिर तीसरे पेज पर क्या क्या किस चीज का डाटा था? उस पर था आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना। उस पर थे एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब इनको खतरा है और ये क्या है? विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है। इसको ध्यान नहीं दिया जाएगा, ध्यान नहीं दिया जाएगा तो। और चौथा पेज था, उस पर क्या था? वल्नरेबल स्पीसीज, कि ये वो स्पीसीज हैं जिनको खतरा है, अगर आप वहां ध्यान नहीं दोगे इन पर तो ये क्या हो जाएंगी? एंडेंजर्ड स्पीसीज बन जाएंगी। तो अभी इस पर ध्यान दोगे तो बच सकती हैं, ठीक है। तो वो वल्नरेबल स्पीसीज हो गई। और क्या बोला कि 500 साल में, ठीक है, पिछले जो 500 साल हैं उनमें कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है? 784 स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, जो आज धरती पर नहीं है हमारे बीच। पिछले 500 सालों में 784 ऐसी स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो हमारे बीच आज नहीं है। उन 784 स्पीसीज में कौन कौन सी हैं? 338 तो क्या
38 क्या है वर्टिब्रेट स्पीसीज है, 359 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज है और 87 क्या है प्लांट स्पीसीज है। तो ये 784 का पूरा है कि कौन कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर है, पैराग्राफ के अंदर छुपा के रखी है, वो बातें मैं आपको सामने लेके आया हूं, बाकी समझाने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटिंक्टेड स्पीसीज कौन कौन सी जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं। भाई ऐसी कौन सी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो वो देख लो। डोडो स्पीसीज है, वो कहां से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मोरेसिस से। ठीक है, क्वागा, ठीक है, ये अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। थाइलेसीन ये ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सी काऊ ये रशिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। फिर बाली, जवान और कैस्पियन ये 3 सब स्पीसीज हैं किसकी, टाइगर की। कौन कौन सी, बाली, जवान और आपका कैस्पियन, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये एग्जाम में आए हुए हैं और वापस आ सकते हैं, तो इनको इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मैच द फॉलोइंग को कैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये तो 500 साल का आपने बात कर ली, 500 साल के अंदर इतनी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। पिछले 20 साल के अंदर कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं। ठीक है, 500 सालों में 784 के आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट 784 है ना। और पिछले 20 साल के अंदर कितनी है, 27 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और ये और बताता है, ये जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है, मोर देन 15,500 स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। पिछले 20 साल में कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, 27 स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो हमारे बीच में अब नहीं है। और 15,500 स्पीसीज ऐसी हैं, 15,500 15,500 स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, 3 ऑफ एक्सटिंक्शन, इनको एक्सटिंक्शन होने का खतरा है। इनमें से 12% क्या है, बर्ड है। ठीक है, ये 15,500 में से 23% क्या है, ममल है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। 23% क्या है, एम्फीबियन है। और 31% क्या है, जिम्नो है, जिम्नोस्पर्म। ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा यार। अब लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर जो लाइफ है वो कितने सालों से है, मोर देन 3 बिलियन ईयर्स है ना, 3 बिलियन ईयर्स से ज्यादा टाइम हो गया जब अर्थ पर क्या है, लाइफ है। ठीक है, इन 3 बिलियन से ज्यादा जो साल है, इतनी सालों में 5 ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं, ये एक्सटिंक्शन के 5 ऐसे एपिसोड हो चुके हैं कि भाई एक बार क्या है एक्सटिंक्ट हो गई, सारी लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई, उसके बाद में वापस लाइफ आ गई। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एपिसोड एक्सटिंक्ट हो गई, तीसरी बार लाइफ आ गई, तीसरा एपिसोड में तीसरी बार एक्सटिंक्ट हो गई सारी चीजें और वापस आ गई, चौथी बार, 5वीं बार, ऐसे 5 बार ऐसे एपिसोड हो चुके हैं एक्सटिंक्शन के कि चीजें जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के, कितने सालों में, 3 बिलियन ईयर्स में। ठीक है, तो अब जो एक्सटिंक्शन चल रहा है ना, वो कौन सा चल रहा है, 6th एपिसोड चल रहा है, वो 6वां एपिसोड है। इससे पहले कितने एपिसोड हो चुके हैं, 5 एपिसोड हो चुके हैं, जिनमें क्या हो रहा है, जैसे देखो सीरियल में दिखाते हैं ना कि हर एपिसोड में वो मर रही है और उसके बाद में अगले ही एपिसोड में वो पुनर्जन्म लेके वापस आ रही है। तो इतने मतलब ऐसे एपिसोड कितने बना देते हैं सीरियल वाले कि भाई वो मर रही है वापस जिंदा आ रही है, मर रही है वापस पुनर्जन्म, वापस पुनर्जन्म, उसकी बेटी बनकर आ रही है, कभी उसकी कुछ बनकर आ रही है, तो वो पुनर्जन्म होते रहते हैं जैसे सीरियल में। वैसे ही यहां पर हो रहा है कि भाई जब से धरती पर जीवन आया है तब से 5 बार जो है वो एक्सटिंक्शन के जो एपिसोड है वो हो चुके हैं। एक बार एक्सटिंक्ट हुई, वापस लाइफ आ गई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। ये कौन सा चल रहा है, 6ठा चल रहा है। ठीक है, 6th एपिसोड ये चल रहा है और ये जो 6th एपिसोड इज ऑनगोइंग है। ठीक है, और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्ट चल रहा है। इससे पहले के जो एपिसोड थे, जो पहला, दूसरा, तीसरा, जो चौथा, 5वां, वो सारे नेचुरल थे, इस वजह से वो क्या है, धीरे 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 वो चल रहे थे। जैसे ये 6th एपिसोड है। ठीक है, तो ये 6th एपिसोड, इसमें जो एक्सटिंक्शन की जो रेट है ना, इसमें जो चीजें खत्म हो रही हैं वो क्या है, 100 से 1000 गुना ज्यादा फास्ट चल रही हैं। तो 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है। और साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये भी प्रिडिक्शन किया है कि अगले जो 100 साल है ना, नेक्स्ट 100 ईयर्स हैं, उनमें 50% स्पीसीज जो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया है कि अगले जो 100 साल आएंगे उनमें 50% जो स्पीसीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, है ना। तो फिर चलते हैं कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये अपन ने बात कर ली, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। अब बात करते हैं कि कारण क्या है। भाई ये बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है मान लिया भैया, लेकिन कारण क्या है इसका, खत्म हो के कैसे रही है, कारण बताओ। तो पहला कारण क्या है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पहला कारण क्या है कि भाई जो इनका घर है ना, जो स्पीसीज है उनका घर जो है वो खत्म हो रहे हैं, उनके जो हैबिटाट है वो खत्म हो रहे हैं। हैबिटाट भाई घर ही नहीं रहेगा तो जिंदा कैसे रहेगा इंसान, तो मर ही जाएगा इंसान। तो क्या जो जानवर है, जो स्पीसीज है वो जिंदा कैसे रहेंगे, तो मर ही जाएगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी, है ना। तो हैबिटाट लॉस क्या है,
मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है ये हैबिटाट और फ्रेगमेंटेशन जो है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है। तो एग्जाम में पूछ लिया आपको कि सबसे इंपोर्टेंट रीजन कौन सा है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे इंपोर्टेंट रीजन कौन सा, तो आप क्या बताओगे कि हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो पहले के टाइम पर है ना, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वो कितना लैंड एरिया कवर कर रहे थे, कवर मोर देन 14% लैंड एरिया, जो पूरी लैंड है उसका 14% जो है वो कवर करते थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन लोगों ने काट दिए उनको। लेकिन आज के टाइम पर कितना एरिया है, सिर्फ 6%। पहले कितना था, 14% लैंड एरिया कवर कर रहे थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन आज वो है खत्म हो गए, काट दिए लोगों ने, और आज क्या हो गए, 6% ही बचा है ना। तो 6% एरिया ही वो कवर करते हैं, तो फॉरेस्ट कितने खत्म हो गए देखो ना। अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ प्लेनेट, ठीक है। प्लेनेट का जो फेफड़े बोला जाता है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर इतना बड़ा है यार कि ऑक्सीजन ही बहुत ज्यादा देता है, कि उसमें बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, इस वजह से इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट भी कहा जाता है। और ये क्यों काटे जा रहे हैं, फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन की कल्टीवेशन करने के लिए, और उसके अलावा कन्वर्टिंग इनटू ग्रास लैंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन, ये तो बात कर ली अपने हैबिटाट लॉस की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन जब हम आपको सिंपल से भाषा में बताऊं कि भाई बड़ा जंगली एरिया है और उसके अंदर क्या बना दी, यूनिवर्सिटी बना दी बीच के अंदर, है ना, चारों तरफ क्या है उसके पेड़ पौधे बढ़िया लगे हुए हैं, और बीच में यूनिवर्सिटी बना दी, कॉलेज बना दी, बीच में से रोड निकाल दी, तो क्या हो जाएगा, बीच में फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे ना, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। मान लो ये पूरा जंगल है भाई, इसके बीचों बीच आपने रोड निकाल दी, ठीक है, तो इधर और इधर तो जंगल है, बीच में से आपने रोड निकाल दी, तो क्या होगा, कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो जिनको फ्रेगमेंट्स में वो यहां नहीं रह सकते, उसको यहां पर भी जाना होता है, तो इस वजह से वो ये बीच में ये उनके क्या रोड निकाल दिया आपने, तो इस वजह से क्या है वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ठीक है। चलो फिर दूसरा रीजन क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा रीजन क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब भाई अपना ये तो है ही ना कि अपन कोई चीज अपन को मिल जाए ना तो अपन उसको क्या है खत्म करके मानते हैं, ठीक है। कोई बढ़िया चीज अपन को कोई मिल जाए तो अपन उसको फिर ऐसे अपन खत्म नहीं करते हैं उसको, फिर ऐसे अपन को चैन नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी एक रीजन है। तो नीड इनटू ग्रीड, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भाई जरूरत जब लालच में बदल जाए ना, जरूरत जब लालच में बदल जाए तब क्या होगा, एक्सटिंक्ट ही होती है चीजें। तो इसमें क्या है, एग्जांपल क्या है, डोडो, स्टीलर शिकाऊ, पैसेंजर पिजन अमेरिका के अंदर है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या है खत्म हुई। फिर तीसरा रीजन क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। भाई कोई बाहर से स्पीसीज आ गई तो उसकी वजह से क्या है, जो वहां पर मतलब कोई एक इंडिया जो है, इंडिया के अंदर कोई एक स्पीसीज है, ठीक है, वो बढ़िया रह रही थी, लेकिन बाहर से अपन किसी दूसरे देश से कोई दूसरी स्पीसीज आ गई और उस स्पीसीज की आने की वजह से जो अपनी इंडिया वाली स्पीसीज है वो खत्म हो गई यार, तो ये क्या है, एलियन इन्वेजन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो इसमें क्या है, नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया। जो विक्टोरिया लेक है ना, जो विक्टोरिया लेक है उसके अंदर नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया। नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करने की वजह से लेक विक्टोरिया के अंदर जो मोर देन 200 सिस्लिड फिश थी पहले से, ठीक है। अब पहले से देखो नाइल जो लेक विक्टोरिया है उसके अंदर सिस्लिड फिश रहती थी, अपन ने क्या कर दिया, उसके अंदर नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया, तो उससे क्या हुआ, जो 200 सिस्लिड फिश है ये क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। और क्या है यहां पर क्या हुआ, नाइल पर्च क्या एलियन स्पीसीज बाहर से अपन ने लाए, ठीक है, ये तो बेचारी अंदर ही रह रही थी, ये तो पहले से ही विक्टोरिया लेक के अंदर थी, लेकिन बाहर से अपन ने क्या लिया है, नाइल पर्च को ले, उसकी वजह से क्या होगी, ये एक्सटिंक्ट होगी। फिर आइकोनिया है आपका वाटर हाइसिंथ, आपने सुना ही है, वो क्या है, टेरर ऑफ बंगाल के लिए, ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। तो टेरर ऑफ बंगाल इसका क्या है, इसको लाया इसलिए गया था कि इसके भाई बढ़िया फूल पत्ते थे, लेकिन अब ये इतना फैल गया पानी के अंदर, इतना ज्यादा फैल गया कि उसकी वजह से क्या है, जो उसके अंदर रह रही हैं जो मछलियां वगैरह हैं और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या है खत्म होते जा रहे हैं, बाकी जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। पार्थेनियम में कैरेट ग्रास है, ठीक है। एक अफ्रीकन कैटफिश है, अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी वजह से क्या है, इंडिजिनस जो फिश है ना, जो पहले से वहां पर फिश रह रही थी वो खत्म हो गई। ये अफ्रीकन कैटफिश का आपको नाम याद रखना है, क्लेरियस गेरीपाइनस, है ना। तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं कि भैया कौन सी स्पीसीज को जब लाया गया तो कौन सी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हुई। तो एलियन स्पीसीज का इन्वेजन हुआ, उसकी वजह से भी क्या है चीजें एक्सटिंक्ट हो रही हैं। चलो फिर चौथा रीजन जो है वो क्या है, को एक्सटिंक्शन। ये 4 रीजन है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो रही है। तो को एक्सटिंक्शन क्या है कि भाई उनका रिश्ता ही कुछ इस प्रकार का था, दो अलग अलग स्पीसीज हैं, दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता है कि
तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, हमारे बिना तुम नहीं रह सकते। तो एक को मारो तो दूसरा अपने आप मर जाएगा, ऐसा सिस्टम है ना। तो ये को एक्सटिंक्शन यही है कि एक खत्म हो जाएगी, मान लो वास्प खत्म हो गई तो फिग अपने आप खत्म हो जाएगा, फिग खत्म हो गया तो वास्प अपने आप खत्म हो जाएगा। तो फिग और वास्प का रिलेशनशिप ये को एक्सटिंक्शन में। कुछ फिशेस ऐसी हैं और कुछ पैरासाइट ऐसी हैं, अगर पैरासाइट खत्म होगी तो फिश खत्म हो जाएंगे ना। चलो ये बातें कर ली अपन ने कि बायोडायवर्सिटी खत्म कैसे हो रही है, रीजन क्या है, वो सारी बातें कर ली। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है भाई खत्म हो रही है बायोडायवर्सिटी, लेकिन हम क्या करें, ठीक है, और हम बचाएं क्यों, उसको कंजर्व करें क्यों, ये तो बताओ हमें। भाई बायोडायवर्सिटी बढ़िया है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन हमारा क्या फायदा इसमें, ठीक है, मेरा क्या फायदा, कंजर्व क्यों करूं मैं इसको। तो उसके रीजन है, ठीक है, वाई टू कंजर्व, इसको कंजर्व क्यों करूं। तो पहला क्या है, नेरोली यूटिलिटेरियन है ना। तो अगर आप छोटी सोच रखोगे तो उसके हिसाब से ये है, बड़ी सोच रखोगे तो उसके हिसाब से भी रीजन बताऊंगा। तो पहले छोटी सोच वाली कर लेते हैं बात है ना। तो अगर आपकी अपनी छोटी सोच है कि भाई मेरा क्या फायदा, पर्सनल लेवल पर मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों बचाऊं उसको, तो उसके लिए देखो डायरेक्ट और इकोनॉमिक, डायरेक्ट या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अपन को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं भाई। फूड अपन को मिलता है, ठीक है, फूड अपन को मिलता है बायोडायवर्सिटी से, ठीक है। फायरवुड, जंगलों से आप लकड़ी काट के लिए उसको जला लिया, ठीक है। और क्या है, फाइबर्स अपन को मिलते हैं वहां से, ठीक है। और क्या, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी अपन को मिल जाता है, ठीक है। तो ये पर्सनल फायदे हो रहे हैं ना। और देखो इंडस्ट्रियल के अंदर गम्स और रेजिन्स ये कहां से मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे। तो ये प्लांट कहां से, घर पे बोओगे उस प्लांट से निकालोगे क्या, इंडस्ट्री बनानी है, एक प्लांट से वो काम चल जाएगा क्या, उसके लिए क्या चाहिए आपको, पूरे बायोडायवर्सिटी चाहिए, पूरे जंगल चाहिए उसके लिए। तो ये फायदे हैं, ठीक है। 25% ऑफ ड्रग्स जो है वो कहां से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। आज के टाइम पर 25% जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स का मतलब दवाइयां जो हैं वो कहां से आ रही हैं, प्लांट से आ रही हैं, ठीक है। तो प्लांट ही काट दोगे तो दवाई कहां से बनाओगे, मर जाओगे फिर, ठीक है। और क्या है, 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट ऐसी हैं, ठीक है, प्लांट की 25,000 स्पीसीज ऐसी हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं। ये दोनों चीजें याद रखनी है कि 25% जो दवाइयां हैं, ठीक है, 25% जो दवाइयां वो कहां से मिल रही हैं, प्लांट से मिल रही हैं। पहला पॉइंट तो ये कि 25% जो दवाइयां, जितनी भी मान लो 100 दवाइयां हैं, उनमें से 25 दवाइयां आपको कहां से मिलेंगी, प्लांट वाली दवाइयां होंगी। और दूसरी बात क्या है कि 25,000 प्लांट की ऐसी स्पीसीज है जिनसे दवाइयां निकाली जाती हैं। तो ये अपने पर्सनल बेनिफिट हो गए। अगर आपकी अपनी छोटी सोच है तो उसके हिसाब से आपने एनसीईआरटी ने ये आंसर दिया है। दूसरा क्या है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। अगर आप थोड़ी सी अपनी बड़ी सोच रखोगे तब ये आंसर है, ठीक है। अपनी को एनसीईआरटी बता रही है कि भैया कंजर्व क्यों करना है, छोटी सोच है आपकी तो ये रीजन बता दी भाई ये पर्सनल फायदे हो रहे हैं आपको बायोडायवर्सिटी बचाने से। और फिर क्या, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज। अपन को इकोसिस्टम से सर्विस मिल रही है, कौन कौन सी, ऑक्सीजन अपन को मिल रही है भाई, बड़ी सोच रखोगे तो ऑक्सीजन मिल रही है, कहां से मिल रही है, आप एक पेड़ घर पे लगा रहे हो उससे सारा काम चल जाएगा, अरे वो बढ़िया बात है, लेकिन जंगल रहेंगे तो उनसे क्या है, ऑक्सीजन मिलेगी ना। और ऑक्सीजन की कितनी मारामारी थी वो कोरोना ने बताया अपन को ना, कितनी इंपॉर्टेंट है। पोलिनेशन होता है, ठीक है, पोलिनेशन होगा तो फूल बनेंगे, बीज बनेंगे और फल बनेंगे, ठीक है। और ये क्या, पोलिनेशन में मोर देन 80% जो वो कौन होते हैं, यूज होते हैं एनिमल्स। मोर देन 80% जो पोलिनेशन वो कौन करवाता है, एनिमल्स ही करवाते हैं। और ये एस्थेटिक, भाई सुंदर भी लगता है भाई, जंगल वंगल देखो हरियाली दिखती है तो कितना सुंदर लगता है, इंस्टाग्राम रील्स पे कितना बढ़िया लगता है ना, एस्थेटिक लगता है थोड़ा सा। सोइल इरोजन कंट्रोल, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, सोइल इरोजन नहीं होगा। चलो ये बातें हो गई। तो ये बातें तो छोटी सोच है तो वो भी बात कर दी, बड़ी सोच है वो बात कर दी। अब कुछ एथिकल भी होते हैं ना कि भाई अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भी तो है ना कि अपन भाई चीजों को खत्म नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। तो एथिकल क्या है, नो वन इज यूजलेस। अपनी सोच है भाई कोई यार क्यों खत्म करें, कोई प्लांट है यूजलेस थोड़ी ना यार, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, ये सोच भी तो है ना। हाँ, तो एवरी स्पीसीज हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, सबकी यार अपनी अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो खत्म क्यों करेगी चीज को, क्यों काटें फालतू में ना। चलो तो ये 3 रीजंस हैं कि अपन को क्यों कंजर्व करना चाहिए, पता लग गया 3 रीजंस कौन कौन से। अब यार एनसीईआरटी में एक टर्म आती है बायोप्रोस्पेक्टिंग। ये बायोप्रोस्पेक्टिंग क्या चीज है, एक्सप्लोर मॉलिक्यूलर जेनेटिक डायवर्सिटी एंड स्पीसीज लेवल डायवर्सिटी फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए, अपनी खुद की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए अपन क्या है, मॉलिक्यूलर डायवर्सिटी, जेनेटिक डायवर्सिटी और ये सारी जो डायवर्सिटी है, स्पीसीज डायवर्सिटी, इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसके लिए, अपने बेनिफिट के लिए ना। अपन को बायोडायवर्सिटी को मतलब नहीं है, लेकिन अपन क्या देख रहे हैं भाई, जेनेटिक डायवर्सिटी क्या है, ठीक है, ये अपना फायदे के लिए ना, तो वो क्या था, बायोप्रोस्पेक्टिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भाई ठीक बात है, आप बोल रहे हो तो सही बात होगी कि भाई अपन से इतनी सारी चीजें अपन को मिल रही हैं, लेकिन आप हमें ये बताओ कि पता लग गया भाई बचाना चाहिए, सारी चीजें हैं, लेकिन बचाएं कैसे वो तो बताओ, कंजर्व करें कैसे, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें, क्यों करना है वो पता लग गया हमें, लेकिन करें कैसे वो बताओ। तो हाउ टू कंजर्व वो देखो, सबसे पहला है इन सिटू कंजर्वेशन। सबसे पहला क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है भैया। इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, इन सिटू का मतलब क्या है, ऑन साइट कंजर्वेशन,
भैया नहीं समझ में आया? अरे इन सिटू का मतलब ये है कि मान लो कोई शेर है, वो जंगल में रह रहा है, ठीक है, तो इन सिटू का मतलब है आप जंगल में जाओ और जंगल को ही ऐसा प्रोटेक्ट करो कि वो वहां पर ही वो कंजर्व हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं इन सिटू। मतलब जहां पर वो चीज रहती है वहीं जाके उसको कंजर्व करना है, वो बोलते हैं इन सिटू। और दूसरा होता है एक्स सिटू। ये एक्स सिटू क्या होता है कि भाई कोई ऐसी स्पीसीज है जिसको आप वहां से उठाकर ले आए और एक अलग से आपने इन्वायरमेंट बना दिया बाहर कहीं, उसके अंदर लाके उसको रख दिया और उसको वहां पर कंजर्व कर रहे हो। सीधी सी बातें बताऊं आपको, अगर आप जहां पर वो चीज रहती है वहीं जाके आप उसको कंजर्व कर रहे हो, वो इन सिटू होती है। वहां से उसको उठाकर कोई नई जगह पर लाके एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रख रहे हो, वो एक्स सिटू होती है। मतलब ऑन साइट कर रहे हो वो इन सिटू, ऑफ साइट कर रहे हो वो एक्स सिटू, ठीक है। तो इन सिटू के अंदर क्या है, होल इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड, पूरा इकोसिस्टम ही अपन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हॉटस्पॉट है, जो कितने नंबर याद रखना भाई इनके ना, हॉटस्पॉट कितने 34 हॉटस्पॉट है, ठीक है। नेशनल पार्क कितने 90 है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। बायोस्फीयर कितने 14 बायोस्फीयर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है 448 है। और सेक्रेड ग्रूव्स है, थोड़ा सा पढ़ेंगे भी इनको ना। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, ऑफ साइड प्रोटेक्शन, बता दिया मैंने आपको, वहां से निकालेंगे उसको और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में लाके अपन रखेंगे। जैसे जूलॉजिकल पार्क है, जू आपने देखे होंगे सबने, तो वहां से शेर को अपन लेके आए या चीता को, भालू को, जो भी है अपन लेके आए और उसको अपन ने एक जू के अंदर लाके रख दिया, वहां पर उसको अपन प्रॉपर सारी चीजें दे रहे हैं। तो वो क्या है, कंजर्वेशन का तरीका है, वो क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है। बोटेनिकल गार्डन है, अपन ने प्लांट को ले आए, बोटेनिकल गार्डन अपन ने बना लिया, उसके अंदर अपन प्लांट को रख रहे हैं ताकि वो कंजर्व रहे, है ना। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, ये भी क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है। सीड बैंक है, ये भी एक्स सिटू कंजर्वेशन है। भाई कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी वो खत्म हो गई हैं, लेकिन उनके बीज अपने ने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया सीड बैंक के अंदर, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का कंजर्वेशन है। अब बात करते हैं हॉटस्पॉट, क्या बवाल है भाई। हॉटस्पॉट जो है वो इनिशियली कितने थे, शुरुआत में कितने थे, 25 हॉटस्पॉट थे, लेकिन अब आज के टाइम पर नाउ कितने 34 हॉटस्पॉट बन गए हैं। इंडिया में कितने 3 हॉटस्पॉट हैं, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय, ये 3 हॉटस्पॉट हैं। एरिया कितना भाई, लेस देन 2%, पूरी जो एरिया है लैंड एरिया उसका हॉटस्पॉट के पास में कितना है, सिर्फ 2% एरिया में ही हॉटस्पॉट बने हुए सारे, ठीक है। लेकिन स्पीसीज जो है वो बहुत सारी हैं। और लैंड एरिया हॉटस्पॉट जो है, ये हॉटस्पॉट बने हुए हैं, इनके पास में लैंड एरिया कितना है, सिर्फ 2% है, लेकिन इनमें स्पीसीज हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो सिर्फ हॉटस्पॉट में ही पाई जाती हैं, इसके अलावा वो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलती। ऐसी स्पीसीज क्या बोलते हैं, एंडेमिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडेमिज्म। ये स्पीसीज सिर्फ उस हॉटस्पॉट के अंदर मिलेंगी आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो एंडेमिज्म क्या होता है, स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, और कहीं नहीं मिलेंगी, उस रीजन के अंदर ही आपको मिलने वाली है। हॉटस्पॉट, इनका फायदा क्या है हॉटस्पॉट बनाने का, हॉटस्पॉट रिड्यूसेस ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। हॉटस्पॉट बनाने से क्या होगा, जो एक्सटिंक्शन चल रहा है ना उसको अपन 30% तक रोक सकते हैं, ठीक है। तो हॉटस्पॉट का फायदा यह है कि अगर हॉटस्पॉट है तो उनसे 30% तक अपन रोक सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, इसके लिए देखो पूजा पाठ का सिस्टम है सीधी से, है ना। तो बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, पूजा करती हैं, जो प्लांट्स हैं इनकी, जो एरिया जो उनके हैं, जो एरिया है उनको वो उनकी पूजा करती हैं और उनको काटने नहीं देती, ठीक है। वो जो कम्युनिटीज हैं वो काटने नहीं देते उनको, तो उससे क्या है, प्रोटेक्टेड रहता है ना इन्वायरमेंट, तो प्रोटेक्ट, अगर आप उन पेड़ पौधों को नहीं काटने दे रहे हो तो जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है, बायोस्फीयर को बायोडाइवर्सिटी को क्या है, कंजर्व करने का ही है ना। तो सेक्रेड ग्रुप्स कहां आपको देखने को मिलते हैं, खासी एंड जैंतिया हिल्स के अंदर, ये कहां है, मेघालय के अंदर है ना। तो यहां पर क्या है, यहाँ की जो कम्युनिटीज है वो कुछ वो पूजा करती हैं उनके ना। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो अंदर जो अरावली की जो पहाड़ियां वहां पर भी इनको सेक्रेड ग्रुप्स के रूप में उनको बनाया गया है। मतलब वहां की जो कम्युनिटीज है, सीधी सी बात है, वो उनको काटने नहीं देती हैं और वो उनके लिए क्या है, वो उसको पूजा करती हैं उसकी, ठीक है। फिर और एग्जांपल क्या, वेस्टर्न घाट रीजन और ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो वेस्टर्न घाट रीजन है वहां पर भी सेक्रेड ग्रूव्स हैं। सरगुजा, चांद और बस्तर और किसके हैं, मध्य प्रदेश के अंदर है ये सारे। तो ये भी क्या है, सेक्रेड ग्रूव्स हैं। तो सेक्रेड ग्रूव सीधे से मतलब है वो जगह है जिनको क्या है वो पवित्र मानी जाती हैं। सेक्रेड ग्रूव्स का सिंपल सा मतलब है ऐसी जगह जिनको क्या माना जाता है, पवित्र, और इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ठीक है। ठीक है, पूजा भी नहीं की जाती, पवित्र जगह है, उनको फिर वो वहां पर कोई गलत काम नहीं होने देंगे और वहां पर उनको काटने देंगे। तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है।
अब लास्ट अपन पहुंच चुके हैं चैप्टर के अंदर लास्ट में, और यहां पर क्या है, द अर्थ समिट। द अर्थ समिट कब हुई? द अर्थ समिट जो है वो हुई कहां पर? रियो डी जेनेरो के अंदर, है ना, रियो डी जेनेरो के अंदर, और ये 1992 की बात है, वहां पर हुई थी अर्थ समिट। किसके लिए हुई थी? ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हुई थी। इसके अंदर सारे जो देश हैं वो सारे शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कब हुई, कहां हुई और किस लिए हुई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हुई एक वर्ल्ड समिट, पहले हुई अर्थ समिट, उसके बाद में हुई वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट जो वो किसके लिए हुई? ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जोन्सबर्ग में हुई थी ये, जोन्सबर्ग कहां? साउथ अफ्रीका के अंदर है, और ये 2002 के अंदर हुई। पहली जो अर्थ समिट हुई थी वो कहां हुई? रियो डी जेनेरो के अंदर, ये 1992 की बात है। फिर वर्ल्ड समिट जो है वो कहां हुई थी? जोन्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर, 2002 की बात है। 190 कंट्रीज, 190 के जो देश हैं वो यहां पर आए थे, उन्होंने प्लेस ली कि हम भैया 2010 तक जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस जो है उसको बहुत कम कर देंगे। अब वो हुआ या नहीं हुआ वो अलग मैटर है, ठीक है। तो इन्होंने ये 190 देश थे, इन्होंने क्या ली? प्रतिज्ञा ली कि हम 2010 तक जो है बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है उसको बहुत कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो 190 कंट्रीज प्लेस्ड दैट बाय 2010 करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस विल बी रिड्यूस। तो इसी के साथ अपना चैप्टर होता खत्म। बहुत सारी चीज़ें यार एनसीईआरटी की हैं, कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं थी, तो बस एनसीईआरटी की बस अब मैंने सिंपल करने की कोशिश की है। बाकी एनसीईआरटी है दोस्त, इसमें क्या ही समझाऊँ, ठीक है। जो डेटा है वो डेटा है ही, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बातें जो कॉम्प्लेक्स थी उनको मैंने सिंपल करके आपको कैसे पढ़ना वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में चैप्टर ये लेक्चर खत्म हो गया। इसके बाद में आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जो है वो जरूर पढ़ना। और एनसीईआरटी की बुक में कुछ कन्फ्यूजन हो रही है कुछ के, भाई एनसीईआरटी की बुक किसी और पब्लिकेशन की नहीं आती, वो एनसीईआरटी लिख देते हैं, एनसीईआरटी पर बेस्ड होती हैं वो बुक्स, वो मत खरीदो यार। आपको पढ़ने के लिए अब सिर्फ एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आप खरीदो, ठीक है। और मैंने फोटो भी डाली थी ग्रुप के अंदर, वो वाली बुक्स ही खरीदना है ना, उनमें कन्फ्यूजन मत करो। चलो, क्योंकि वो दिक्कत आती है स्टेट बोर्ड वालों को, दिक्कत आती है जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनको तो कोई खास दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पर स्टेट बोर्ड की अलग से बुक चलती है उनको एनसीईआरटी में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। चलो, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।